प्रश्न करें और कितने प्रश्न छोड़ दें। क्वेश्चन छोड़ने का फायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। देखिए मैं जीएस को बेस बना के बात कर रहा हूं, सीसेट की बात बाद में कर लेंगे। 100 प्रश्न हैं, 120 मिनट हैं। जो व्यक्ति 100 के 100 प्रश्न करेगा उसको 1.2 मिनट्स यानी कि 72 सेकंड उसको एक प्रश्न अटेम्प्ट करने के लिए मिलेंगे। मान लीजिए किसी कारण से उसने तय किया कि मैं 100 प्रश्न करूंगा ही नहीं, मैं 80 ही प्रश्न करूंगा, बस 20 को हाथ ही नहीं लगाऊंगा। उसको एक प्रश्न के लिए 1.5 मिनट मिल गया। और जब उसको 1.5 मिनट मिलेगा तो स्वाभाविक है कि उसको प्रश्न को पढ़ने के लिए, सोचने के लिए, उत्तर को मैच करने के लिए समय ज्यादा मिला। और हो सकता है कि इस वजह से उसके 5-7 सवाल वो ठीक हो जाएं जो 100 करने के चक्कर में गलत हो जाते हैं। इसलिए कई लोग स्ट्रेटेजिकली कम प्रश्न करते हैं, इतने करूंगा उतने ठीक कर दूंगा, बस ज्यादा करने के दबाव में रहना ही नहीं है। तो एक फैक्टर तो हो गया रीडिंग स्पीड, आपकी किसी प्रश्न को पढ़ने की स्पीड कितनी है, उससे आप तय करें कि आप कितने प्रश्न करना चाहते हैं अटेम्प्ट। एक दूसरा फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है और दूसरा फैक्टर है तुक्का लगाने की क्षमता। इसमें हंसी आती है पर दरअसल ये बड़ी गंभीर बात है। हंसी आपको तुक्का शब्द से आ रही है, दरअसल मैं बताना चाह रहा हूं कि तुक्का बहुत वैज्ञानिक वस्तु है। तुक्का बहुत यादृच्छिक या आर्बिट्रेरी मामला नहीं है, बहुत वैज्ञानिक चीज है। चलिए हम समझने का प्रयास करें। जैसे जनरल कैटेगरी में मान लीजिए कि आप एग्जाम दे रहे हैं और आपको 110 या 112 मान लेते हैं, 56 प्रश्न आपके ठीक होने चाहिए। आपका स्कोर 112 हुआ और आप प्रीलिम्स में क्वालिफाई हो गए, ठीक है। अब 56 प्रश्न आपके सही हैं, इसका मतलब है नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद इतने सही हैं। जो यूपीएससी का नेगेटिव मार्किंग का तरीका है वो बड़ा ही सिस्टमेटिक तरीका है। नेगेटिव मार्किंग का मेथड संक्षेप में समझ लें, बहुत वैज्ञानिक है। उसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है, दोनों बातें स्पष्ट होनी चाहिए। मेरी जनरल सलाह ये है कि तुक्का जम के लगाइएगा परीक्षा में, लेकिन मैं उस सलाह पे आने से पहले वजह समझाना चाह रहा हूं आपको। और ये सलाह सबको नहीं है, किसको नहीं है ये आपको खुद जज करना है अभी की बात सुनने के बाद। जनरल सलाह यही है। लेकिन नेगेटिव मार्किंग का यूपीएससी का बड़ा सरल सा नियम है कि अगर आपका एक प्रश्न सही हुआ तो उसमें 2 नंबर मिलेंगे, और यदि आपका एक प्रश्न गलत हुआ तो उसमें सही होने पर मिलने वाले अंकों का 1/3 कट जाएगा, तो 2/3 आपका माइनस हो जाएगा। 2/3 का सरल सा मतलब क्या हुआ, कितना हो जाएगा, 0.66 नंबर आपके कट जाएंगे। अब इस तरह से बात समझना मुश्किल लगता है, इसको हम सरल भाषा में समझते हैं। मान लीजिए कि आपने पेपर देखा, उसमें प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3 और 4, आपको चारों का अता पता ही नहीं है बिल्कुल भी। आपको यह भी नहीं समझ में आ रहा कि ये वही पेपर जो मैं देने आया था, कोई और पेपर है, समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं पता आपको उसके बारे में। ऐसे 4 प्रश्न हैं। यूपीएससी ये नहीं चाह रही कि तुक्का मारने वालों को नुकसान हो। कहीं कहीं नेगेटिव मार्किंग का पर्पस क्या होता है कि तुक्का लगाने वालों को नुकसान होना चाहिए। यूपीएससी केवल ये चाहती है कि तुक्का लगाने वाले को फायदा ना हो। मैं उम्मीद करूं कि आप दोनों का अंतर समझ पा रहे हैं। तुक्का लगाने वाले को नुकसान हो ये मंशा नहीं है, तुक्का लगाने वाले को फायदा ना हो मंशा ये है। कैसे ये मंशा है, सिंपल प्रोबेबिलिटी है कि चारों प्रश्नों में 4-4 ऑप्शंस हैं और आपको एक भी नहीं आता है। आपने पहले प्रश्न में 4 में से रैंडमली कोई भी लगा दिया, सही होने की संभावना कितनी है, 1/4 है। आपने चारों प्रश्न में तुक्का लगाया, सही होने की संभावना कितनी है, 1/4 है। सिंपल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी कहता है कि आपका 1 ठीक होगा, 3 गलत होंगे। 1 ठीक होने से 2 नंबर मिलेगा, 3 गलत होने से 2 नंबर कटेंगे, और इसका मतलब है कि आप 0 के 0 हैं। अगर आपने 4 प्रश्नों में तुक्के लगाए तो स्कोर आपका 0 ही रह जाएगा। इसलिए इन्होंने जो नेगेटिव मार्किंग की कसौटी रखी है कि 3 गलत प्रश्नों पर उतने ही नंबर कटेंगे जितना 1 सही होने पर कटते हैं, इसके पीछे का आर्गुमेंट ये है। इससे सरल सा निष्कर्ष है कि तुक्का लगाने से फायदा हो ना हो, नुकसान तो नहीं होता है। एक निष्कर्ष निकलता है ये वाला, तो नुकसान तो हो ही नहीं रहा इससे। अब भगवान करे कि मान लीजिए तुक्का लगा 2 ठीक हो जाए बाई चांस, सोच के देखिए। अगर ऐसा हो जाए, मान लीजिए अगर ऐसा हो जाए, 2 सही होने पर इसको 4 नंबर मिल गए, मिले ना।
जबकि 2 गलत होने पर इसका जो कटा है वो केवल 1.33 कटा है। और इसका मतलब ये हुआ कि अब ये बराबर नहीं है, अब इसको 2.67 मार्क्स का शुद्ध लाभ मिला है, केवल इस वजह से कि इसने 4 में से 2 तुक्के सही कर दिए। आप मेरी बात समझ गए? और यदि कोई तुक्के में इतना माहिर है कि 4 में 3 ठीक कर दिए उसने, 6 नंबर मिले, नुकसान कितना का हुआ? केवल 1 गलत, 0.66, 5.34 का उसको शुद्ध लाभ मिला। और असली बात यह है कि अगर आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए 56 प्रश्न करने हैं, मेरी समझ में यूपीएससी देने वाले 5 लाख लोगों में से मैक्सिमम 5 ऐसे होंगे, या बहुत मानूंगा तो मान लूंगा 20-30 ऐसे होंगे जो बिना कोई प्रश्न गलत किए 56 ठीक कर सकते होंगे। इस एग्जाम की नेचर, मतलब अगर आपने एग्जाम दिया है या कम से कम मॉक टेस्ट ठीक से दिया है तो आप समझ सकते हैं। कोई अगर ये कहता हो कि मैंने 56 प्रश्न किए, 56 के 56 सही किए, बाकी को हाथ ही नहीं लगाया, सब हवाई बातें हैं। जितने अच्छे लोग हैं उनमें से अधिकांश 40-45 के बाद टैं बोल जाते हैं। 40-45 तक हो सकता है कि हाँ ये मुझे आता है, ये 3 कथन है, तीनों मुझे आते हैं, ये सही होगा, ये गलत होगा, एकदम एग्जैक्टली बता देंगे। 40-45 के बाद तो एक गेम चलता है, गेम ऑफ एलिमिनेशन, जिसको हम सीधी भाषा में बोलते हैं तुक्के की प्रतिस्पर्धा। ज्यादातर सफल लोग वही हैं जो तुक्का अच्छा लगाते हैं। मतलब पढ़ते तो अच्छा है ही, अच्छी पढ़ाई के साथ साथ अच्छे तरीके से तुक्का भी लगाते हैं। तुक्का कैसे लगता है उसको समझे। तुक्का शब्द थोड़ा हास्यास्पद है, उसके पीछे की जो गणितीय विधि है हमें वो समझने की जरूरत है। अब अपने 56 की 112 है। एक तरीका और है, आप इसमें 4 प्रश्न जोड़ दीजिए कि आपने 60 प्रश्न सही किए, 12 प्रश्न गलत किए, तो भी आपका स्कोर 112 ही रहेगा। कितना सरल है। अगर 56 प्रश्नों से 112 मिले, आपने 4 ज्यादा सही कर दिए और 12 गलत कर दिए, 4 सही से आपको उतने नंबर मिलेंगे जितने 12 गलत होने से कटेंगे, आपका स्कोर उतना का उतना रहेगा। इसका और भी तरीका हो सकता है, आपने 65 प्रश्न सही किए और आपको 30 प्रश्न, 30 गलत करने का ऑप्शन मिलेगा, 56 सही ना, नहीं 27 प्रश्न गलत करने का विकल्प आपको मिल गया और उसके बाद भी आपका स्कोर कितना है? 112 है। मैं दावे से कह रहा हूं कि अगर कोई कहता है कि मैं 56 ही करूंगा और 56 ठीक कर दूंगा, तो वो या तो झूठ बोल रहा है या मजाक बना रहा है। वो दरअसल इनमें से कोई ना कोई ट्रिक चुनेगा कि 60 सही करने हैं, 12 गलत करने हैं। मतलब गलत करने हैं ऐसे नहीं, गलत हो जाए तो कोई बात नहीं, सही करने हैं तो पर्पस हो सकता है, गलत करने का पर्पस होगा। 65 सही करूंगा, 27 गलत हो, 92 हो गए, 8 प्रश्न छोड़ दूंगा। ये एक अच्छी अप्रोच हो सकती है। अब इस लेवल पर आकर मैं आपको एक निष्कर्ष समझाने का प्रयास करता हूं। मेरी सामान्य राय, जिस पर अभी आपको काम करना है अपने स्तर पर, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए एक समान दवाई काम नहीं करती है, बीमारियां अलग अलग हैं, दवाइयां अलग अलग ही होंगी। सामान्य राय में बता रहा हूं, सामान्यतः कम से कम 80 से 90 के बीच में प्रश्न अटेम्प्ट कीजिएगा। इससे कम करेंगे तो ज्यादा संभावना है कि प्रीलिम्स नहीं होगा। और इसका सीधा सा मतलब है कि छोड़ने का मामला लगभग 10 प्रश्नों पर ही होगा कि 10 को आपने छोड़ दिया। छोड़ना केवल उन प्रश्नों को है जिनके बारे में आपको रत्ती भर भी नहीं पता है, कुछ नहीं जानते, ना प्रश्न समझ में आ रहा है, ना चारों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन समझ में आ रहा है, कुछ हवाई नहीं लग रही उस प्रश्न की, उसे छोड़ दीजिए। ऐसे प्रश्नों की संख्या अधिकतम 20 होनी चाहिए, आमतौर पर 10, 12, 13 से ऊपर नहीं होना चाहिए। इस समय बाकी सारे प्रश्न करेंगे, और बाकी सारे प्रश्न जो करेंगे, तुक्का लगाने की जो रीति है, पद्धति है, वो पद्धति क्या है उसको एक ही बार में समझ लीजिए, उसका अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। जहां चारों विकल्पों के बारे में कुछ भी नहीं पता है, 4 क्वेश्चन मार्क दिमाग में है, उस प्रश्न को छोड़ देना है। कुछ नहीं पता आपको उसके बारे में, मतलब इस पे भी तुक्का लगाएंगे तो कोई नुकसान नहीं, क्योंकि 1/4 की प्रोबेबिलिटी से ना लाभ ना नुकसान की स्थिति अंत में आएगी। पर जब लाभ होना ही नहीं है तो टाइम तो वेस्ट हो ही रहा है, टाइम तो बचाइए कम से कम। ऐसे प्रश्न पूरे पेपर में 10-12 से ऊपर नहीं होंगे, शायद 5 भी ना हो, जिसमें आपको कुछ भी ना पता हो। जिस प्रश्न में आपको यह पता है कि इन 3 में से कोई उत्तर होगा, ये एक तो नहीं ही होगा, एलिमिनेट करने का मेथड है। प्रश्न पढ़ा, उत्तर पढ़े, आपको ये नहीं पता कि सही उत्तर कौन सा, बस ये पता है कि ये उत्तर नहीं हो सकता, 4 में से 1 ये तो हो ही नहीं सकता,
बाकी 3 में से कोई भी हो सकता है। अगर आप इस मेथड से आगे बढ़ेंगे तो आपको फायदा होगा। कितना फायदा होगा अभी स्पष्ट करता हूं। अगर आपको पता है कि 2 ऑप्शंस तो पूरी तरह से गलत हैं, बाकी 2 में से पता नहीं कौन सा है, जैसे पहले में आपको चारों में नहीं पता था, अगले में 3 में से कौन सा उत्तर नहीं पता, एक पता है कि नहीं हो सकता है, तीसरी स्थिति में 2 पता है कि नहीं हो सकते उत्तर, बाकी दोनों में से कौन सा ये क्लियर नहीं है। इसमें तो आप मान के चलिए कि बहुत बड़ा फायदा आपको होगा, अति लाभ कर लीजिए। और बीच वाले में लाभ की स्थिति है। और लाभ की स्थिति कैसे, मैंने आपको समझाया था, अभी समझाया था, फिर से समझाने का प्रयास करता हूं। और जिसमें केवल एक पे है, बाकी 3 तो नहीं हो सकते चाहे जो हो जाए, ये वाला होगा या नहीं ये पता नहीं। तो वहां ये नहीं सोचना है कि ये तो बेईमानी के नंबर हो गए, मैं नहीं लूंगा बेईमानी के नंबर, वहां ये सब नहीं सोचना है। आपको पता है कि 3 उत्तर नहीं हो सकते। जैसे बहुत आसान सवाल पूछ लिया कि कोई एक कि भारत में ये खनिज कहाँ मिलता है, 3 ऑप्शन भारत से बाहर के दे रखे हैं। मतलब ऐसा सवाल नहीं आता है, लेकिन मान लीजिए कि ऐसा सवाल है, आपको उस खनिज के बारे में बिल्कुल नहीं पता कहाँ मिलता है भारत में, और आपको बस ये पता है कोलंबो में नहीं मिल सकता भारत के अंदर, और आपको पता है कि ब्राजील में भारत के अंदर नहीं मिल सकता, ऐसी लंदन भारत के अंदर नहीं मिल सकता। अब चौथा जो भी लिखा हो, उसके बाद मुंबई लिखा हो, बड़ोदरा लिखा हो, उससे क्या फर्क पड़ना है, शिवकाशी लिखा हो, जब आपको ये पता है कि बाकी 3 ठीक हो ही नहीं सकते, 4 ही ऑप्शन हैं, तो वहां तो 100% सही वाली स्थिति है। एक बार जल्दी से इन दोनों को स्टडी कर लीजिए। हम एज्यूम करते हैं कि 12 प्रश्न आपने ऐसे किए और 12 प्रश्न ऐसे किए, ठीक है? तो आप खुद इस फार्मूले का जवाब मुझे देंगे। मान लीजिए 12 प्रश्न ऐसे हैं, हर एक प्रश्न में आपको ये पता है कि ये उत्तर नहीं हो सकता, बाकी 3 में से कोई भी हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी के नियम के हिसाब से आपके उत्तर के सही होने की संभावना 1/4 है या 1/3 है? 1/3 है। और 1/3 का मतलब है कि आप 12 में से 4 सवाल सही कर लेंगे, 8 सवाल गलत करेंगे। क्या मैं आपको ठीक से समझा पा रहा हूं ये बात? ये मैं इसकी बात कर रहा हूं सेकंड वाले की। 12 सवाल हैं, हर एक सवाल में आपको एक ऑप्शन के बारे में पता है कि ये नहीं हो सकता है, बचे 3 में तुक्का लगाना है। इस बात की संभावना 1/3 है कि आपका उत्तर सही होगा। जब 1/3 को आप 12 सवालों पर अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है कि 4 सवाल ठीक होने चाहिए, 8 गलत होने चाहिए। 4 ठीक होने से जो आपको अंक मिलेंगे वो होंगे 8। 8 गलत होने से जो आपके अंक कटेंगे वो होंगे 3.33। और इसका सीधा सा मतलब हुआ कि आपको 4.67 अंकों का फायदा यहां पर मिल जाएगा। ये है आपका नेट प्रॉफिट 4.67। ये कैलकुलेशंस बहुत मुश्किल तो नहीं है, आसान है, आपको सीसेट का एग्जाम देना ही है। अब इससे एक लेवल और आगे बढ़ जाइए। ये ध्यान रखना, 12 प्रश्न ऐसे होंगे तब इतना फायदा होगा, एक में नहीं होगा। क्या सोचिए इतना ही आसान था? बस 12 प्रश्न हमने कल्पना कर लिए 12 प्रश्नों की। अब इस स्थिति में आप बताइए, जहां आपको 2 में से पक्का पता कि ये 2 आंसर नहीं हो सकते, बाकी 2 में से कोई एक है, आपने फिर 12 प्रश्न किए ऐसे। लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या बोलता है? सही होने की संभावना कितनी है? 50%, 1/2.5। इसका मतलब है कि 6 सवाल सही, 6 सवाल गलत। 6 सही में आपके नंबर कितने आ गए? 12 है। जबकि 6 गलत में कितने नंबर कटे? 4 नंबर कटे। और इसका मतलब 6 गलत का क्या हुआ? 2/3 के हिसाब से करेंगे ना तो 4 नंबर कट जाएंगे। और इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहां पर 8 अंक का फायदा हो जाएगा। ये सारी कैलकुलेशंस मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, कैलकुलेटेड रिस्क लिए बिना प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होगा। अंधा रिस्क मत लीजिए। जहां कुछ नहीं आता 10, 12, 15 सवाल छोड़ दीजिए। जहां कुछ आता है कोशिश कीजिए। और जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं वो ये कि एक चीज होती है टेस्ट सीरीज, जो आप में से कुछ लोग करते भी होंगे। फिर क्या होता है कि पहले टेस्ट में सब लोग धूमधाम से आते हैं, उसके बाद संख्या कम होने लगती है। उनसे पूछो क्यों नहीं आ रहे, तो सर नंबर कम आते हैं, हम हतोत्साहित हो जाते हैं, इसलिए नहीं आ रहे। मैं आपको आज सलाह देना चाह रहा हूं कि टेस्ट सीरीज, पहली बात तो टेस्ट सीरीज जरूर करें। प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज से अच्छा कोई उपाय है नहीं। टेस्ट सीरीज के नंबर मत देखिए अपने। अगर आपको पता है कि आपकी तैयारी कम है तो भी टेस्ट सीरीज में जाइए, और टेस्ट सीरीज के नंबर पर ध्यान ही मत दीजिए, भाड़ में जाए नंबर। दिसंबर के टेस्ट से 3 जून के टेस्ट में आपकी क्या परफॉर्मेंस होगी कोई जज नहीं कर सकता है। लेकिन टेस्ट सीरीज का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है
एक तो क्या होता है कि परीक्षा भवन में जाते जो धुक धुक होती है ना, वो धुक धुक कहीं और हो नहीं सकती है। मतलब अलग अलग तरह की धुक धुक अलग अलग जगह होती है, लेकिन परीक्षा भवन वाली जो धुक धुक है, वो जो मतलब आप लोगों के दौर में कई धुक धुकें चल रही होंगी आजकल आपके मन में, लेकिन मैं उसमें से केवल एक पे फोकस कर रहा हूँ जो परीक्षा भवन में होती है। बाकी तो पर्सनल मामला है, ये सार्वजनिक है। तो जो एग्जाम हॉल में होने वाली धुकधुकी है ना, उस धुकधुकी की परिस्थिति में ही जब आप सॉल्व करेंगे पेपर, तो आपको ठीक से पता लगेगा कि आप स्ट्रेस कैसे मैनेज करते हैं। जैसे कई लोग प्रीलिम्स के बाद क्या बोलते हैं कि 3 क्वेश्चन सिली मिस्टेक्स हो गई, सब आता था, वहां पता नहीं दिमाग खराब हुआ, गलत कर दिया। ये इसका कुछ नहीं है, इसका मतलब एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, आप तनाव झेल नहीं पाते, उस 2 घंटे के तनाव में आप बिखर जाते हैं, इसका मतलब सिर्फ इतना हुआ। टाइम मैनेज नहीं कर पाए, अंत में टाइम कम बचा, बिखर गए, 5 सवाल गलत करके आ गए या 5 सवाल छोड़ के ही आ गए। टेस्ट सीरीज का असली पर्पस ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने आसपास के चिंटू पिंटू से आगे निकल के फर्स्ट आ गए और हम चिंटू से कहा देख मेरे नंबर तेरे से ज्यादा हैं। इससे ना चिंटू का होने वाला ना आपका होने वाला, इस तरीके से है ना। ये तो आपस का स्कोर सेटल करने वाला मामला हुआ। टेस्ट सीरीज के नंबर पे ध्यान ही मत दीजिए अपना, इससे कोई मतलब नहीं है इस चीज का। टेस्ट सीरीज का अकेला फायदा है एक तो स्ट्रेस मैनेजमेंट। पूरे 100 प्रश्न अटेम्प्ट उतनी ही गंभीरता से कीजिए जितनी गंभीरता से परीक्षा में करेंगे। उस धुक धुक को महसूस कीजिए, उसको कंट्रोल करने का अभ्यास कीजिए। दूसरा टाइम मैनेजमेंट, कि अगर पहले टेस्ट में 80 प्रश्न कर पाया तो अगले में मैं 84 कर पाऊं, फिर 86, 88 और 100 तक कैसे नहीं पहुंचूंगा 15-20 टेस्ट में। ये और सबसे महत्वपूर्ण तीसरी चीज है तुक्का लगाने की क्षमता का विकास, या कम से कम आत्म मूल्यांकन, जिसको हम तुक्का कहते हैं ना, थोड़ा उसको ठीक से समझें। जैसे मैं उन लोगों में हूं जिनके तुक्के ज्यादा ठीक हो जाते थे परीक्षा में। ऐसा मेरे एक दोस्त बहुत नाराज आते थे इस बात से, तेरा तो लक बहुत अच्छा है, तुक्का ठीक हो जाता है, हमारा तुक्का भी ठीक नहीं होता है। दरअसल तुक्का वुक्का कुछ नहीं होता है। तुक्के का मतलब है कि आपकी इंट्यूशन कितनी स्ट्रांग है, और इंट्यूशन हवा में काम नहीं करती है। एग्जाम वाली इंट्यूशन, बाकी इंट्यूशन हवा में काम करती होगी, एग्जाम वाली इंट्यूशन जो है हवा में काम नहीं करती है। क्या होता है कि जैसे प्रश्न आपके सामने आया, 4 विकल्प आपने पढ़े, कॉन्शियस माइंड में आपको बिल्कुल नहीं पता कि आपने ये उत्तर कहीं भी पढ़े हुए हैं, आपको बिल्कुल याद नहीं है। और सामान्यतः आप जो किताब पढ़ते हैं उसमें पढ़ा भी नहीं है आप, इसलिए कोई याद भी नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप अपनी आंखें खोल के रखते हैं, जनरली चल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, जिज्ञासा रखते हैं, जानना चाहते हैं, कभी खबरें सुन ली, दोस्तों से डिस्कशन हो गई, हर मुद्दे पर बात करते हैं, कहीं कोई सेमिनार हुआ जाके सुन लिया, ऐसे सुन लिया कि कुछ सीखने को मिलेगा। खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं, रेडियो चला लिया, उस समय एनालिसिस चल रहा है, आपने सुन लिया बस उसको, आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा उसमें से। पर उसमें से बहुत सारा हिस्सा आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, जो कॉन्शियसली आपको याद नहीं है और वो आपके दिमाग में है। और जैसे प्रश्न आया, 4 ऑप्शंस आए, अचानक क्लिक करता कि ये सही होना चाहिए। आप भी नहीं बता सकते कि आपको यही उत्तर क्यों क्लिक कर रहा है, और निकल रहा है ठीक बार बार वही, और दूसरे का एक भी ठीक नहीं निकल रहा बेचारे का। वो कह रहे कि भगवान का किया धरा है, भगवान का किया धरा नहीं है, इसमें भगवान की कोई भूमिका नहीं है। इसमें भूमिका सिर्फ इस बात की कि आप अपनी नजरें कितनी खोल के रखते हैं, आंखें खोल के रखें, कान खोल के रखें, ऑब्जर्व करते रहें, चीज़ों को सुनते समझते रहें, बातचीत करते रहें। जितना वेल एक्सपोज्ड आप रहेंगे, जितना ज़्यादा एक्सपोजर लेवल होगा, आपके ऐसे प्रश्न सही होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी जिनके बारे में आप व्याख्या नहीं कर सकते कि ये सवाल क्यों सही हो गया। इसलिए मैं तुक्का कह रहा हूँ, दरअसल वो तुक्का नहीं है, वो इंट्यूशन है, और वो इंट्यूशन लंबे अभ्यास से, लंबे एक्सपोजर लेवल से डेवलप होती है। टेस्ट सीरीज का एक पर्पस ये समझना है कि आपका इंट्यूशन लेवल कितना काम करता है। परीक्षा में 2 घंटे लगाए वो अलग बात है, परीक्षा के बाद 6 घंटे लगाइए उस पेपर पर, और ध्यान से देखिए कि जिन जिन प्रश्नों में 2 आंसर एलिमिनेट किए थे, उन प्रश्नों में से कितने ठीक हो रहे हैं आपके। जिसमें 1 एलिमिनेट हो पाया था, 3 में तुक्का लगाया, उसमें कितने ठीक हो रहे हैं। और आपका अनुपात अगर लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के बराबर है तो भी आप फायदे में हैं। अगर आपकी इंट्यूशन ज्यादा स्ट्रांग है तो आपका यह अनुपात उससे बेहतर होगा। और यदि उससे बेहतर है, 4 में से 2 का आइडिया था, 2 का पता था कि नहीं हो सकता, आधे ठीक होने चाहिए, पर आपके 12 में से 6 नहीं, 12 में से 8 ठीक हुए हैं, और ये एक टेस्ट में नहीं हुआ, ये बार बार हो रहा है। इसका मतलब है कि इसके पीछे कुछ चीज काम कर रही है, और वो चीज वो नहीं है, वो चीज इंट्यूशन है आपकी, जो आपने ही डेवलप की है, सोच समझ के डेवलप नहीं की, लेकिन जिस तरह से आपने जीवन जिया डेवलप हो गई है, और उसका फायदा आपको लगातार मिलेगा। इससे टेस्ट सीरीज में नंबर कितने भी कम आए,
दूसरों को बताने की जरूरत ही नहीं, सबको बोलिए कि 90 मार्क्स आए हैं या 150 मार्क्स आए हैं, बात खत्म। ये मत बताओ कि 3 बार के जोड़ के बता रहे हैं, लेकिन बोलिए कि 150 मार्क्स आए हैं। हर एग्जाम के बाद कहिए कि मेरे नंबर कम आए हैं, लेकिन जो चाहिए था वो मिल गया है। असली तरीका ये होता है कि आप 2 घंटे की क्लास में बैठे, एक आदमी रो रहा है कि नहीं यार वो नहीं मिल रहा जो मैं चाहिए, और एक कह रहा है कि यार 2 लाइनें आज की क्लास में सुनी, उतना ही चाहिए था बस। और वो 2 लाइनें सुनना अपने आप में पर्याप्त है। अपने काम की बात निकालिए। और टेस्ट सीरीज में जो अपने काम की बात है वो यही कि आप इंट्यूशन के लेवल पर कितने प्रश्नों को ठीक कर पा रहे हैं। और इसलिए मेरी सलाह आपको ये है कि जितना भी आपने लेवल तय किया अपना 110, 108, 100, 90 जो भी तय किया है, उस लेवल पर कितने प्रश्न होते हैं वो देख लीजिए। उसके ऊपर कम से कम 20-30 प्रश्न आपको करने चाहिए। जैसे मान लीजिए कि जो एसटी कैटेगरी का बच्चा है 94 का टारगेट है, जिसका मतलब है कि 47 उसके ठीक होने चाहिए। 47 ठीक होने चाहिए का मतलब है कि इसमें 10 जोड़ लीजिए, 57 ठीक करने हैं, और 30 जोड़ लीजिए, इतने गलत कर सकते हैं, यानी कि 87 क्वेश्चंस में करूंगा। 87 में 57 ठीक, 30 गलत, और मैं उसके बाद भी सेफ हूं क्योंकि 47 हो गए। तो जो भी आपकी कैटेगरी है, जितना स्कोर चाहिए उसके हिसाब से एक परसेंटेज बनाइए कितने प्रश्न करने हैं।